गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस में वो है रेस्पिरेशन। पहला क्या था? पहला था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद आएगा रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन जो है वो ब्रीदिंग से अलग है। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन और एक्सेलेशन, यानी ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर छोड़ना, वो ब्रीदिंग कहलाता है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन 5 स्टेप्स का प्रोसेस है। सबसे पहले क्या है कि ऑक्सीजन की ब्रीदिंग है, ऑक्सीजन ब्रीदिंग, ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है ऑक्सीजन का रिएक्शन ग्लूकोज के साथ, ऑक्सीजन रिएक्शन विद ग्लूकोज। और इसके तीसरे स्टेप में होगा कि जो ग्लूकोज है या दूसरे सबस्ट्रेट है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स लीडिंग टू स्लो कंबस्शन, ऑक्सीडेशन लीडिंग टू स्लो कंबस्शन। ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, यानी कि खाने का जो डाइजेशन हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, उनके एब्जॉर्प्शन के बाद वो मॉलिक्यूल्स कहाँ जाते हैं? इंडिविजुअल सेल्स या टिश्यूज तक जाते हैं। उन मॉलिक्यूल्स का अब ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होगा उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, जिसकी वजह से क्या रिलीज होगी? एनर्जी। अब उस एनर्जी को जो रिलीज हुई है ATP के रूप में स्टोर किया जाएगा, तो इसको लिखेंगे रिलीज ऑफ एनर्जी and its storage in ATP form। ATP जो मॉलिक्यूल होता है इसके रूप में एनर्जी स्टोर होगी। ATP की फुल फॉर्म तुम्हारे बुक में दी है। ATP एक एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी में, जो जब भी एनर्जी खर्च होती है या जब भी एनर्जी फॉर्म होती है, फॉर्म होने का मतलब है कि वो केमिकल फॉर्म में रिक्रिएट होती है, तो वो इसी फॉर्म में बनती है और इसी फॉर्म में खर्च होती है। ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें फॉस्फेट के 3 मॉइटी हैं, यानी कि 3 उसके कंपोनेंट्स हैं। और इसी वजह से क्या है कि सपोज ये एडेनिन वाला पार्ट है, ये इसमें 1 फॉस्फेट, ये 2 फॉस्फेट और ये 3 फॉस्फेट। ये जो 3 फॉस्फेट जोड़े हैं इसकी वजह से इसे ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एडेनोसिन ये वाला पार्ट है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं, जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, जैसे सपोज करो कि ये पहला फॉस्फेट टूटा, तब जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी हमारे काम आ सकती है ना, यानी कि सेल या ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन करना चाहता है उसके काम आ सकती है। ये बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद 2 बॉन्ड टूटने के बाद क्या रह जाएगा? ये सिंगल फॉस्फेट रह जाएगा, यानी मोनोफॉस्फेट। जब 1 बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या रह जाएगा? डाइफॉस्फेट। और जब 3 बॉन्ड होंगे तो ये क्या होगा? ट्राइफॉस्फेट। तो इसका मतलब जैसे जैसे एक बॉन्ड टूटता जाता है, तो यानी कि ये फॉस्फेट अलग होता जाता है, तब एक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी उपयोग में आ सकती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसके बाद देखो 5वां स्टेप क्या है? 5वें स्टेप में लिखा है कि जो इस प्रोसेस के दौरान, यानी रेस्पिरेशन के दौरान जो वेस्ट बनेंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है? रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट एक्सपीरेशन के द्वारा, यानी कि जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसके द्वारा ये वेस्ट, जो कि रेस्पिरेटरी वेस्ट कहलाते हैं, ये बाहर छोड़ दिए जाते हैं। अब ब्रीदिंग क्या होता है ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। एक बार इनका डिफरेंस देख लेते हैं। ब्रीदिंग एक कांस्टेंट प्रोसेस है जिसमें कि हम एयर को अंदर लेते हैं और एयर को बाहर छोड़ते हैं, जबकि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें सेल के लेवल पर ऑक्सीजन की मदद से मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है या फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन किया जाएगा। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है क्योंकि हम इसमें फिजिकली एयर को अंदर खींच रहे हैं और एयर को बाहर छोड़ रहे हैं।
जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें केमिकल ऑक्सीडेशन तो एक केमिकल प्रोसेस है, इसलिए इसको केमिकल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्रीदिंग के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसमें ऑक्सीजन अंदर आती है ना। और रेस्पिरेशन क्या है, इसमें ऑक्सीजन, इसमें क्या है, टेक्स आउट ऑक्सीजन। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स, उसको ब्रीदिंग कहते हैं, जबकि रेस्पिरेशन जो होता है ये सेल के अंदर होता है, यानी सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं, और सेल के अंदर ऑक्सीजन की वजह से होने वाली प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेल के अंदर होने वाला मैकेनिज्म है, सेल उसको अपने आप करते हैं। ठीक है, अब एटीपी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी करेंसी यानी कि मुद्रा माना जाता है, और इसी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, और जब खर्च होनी होती है तो उसी एटीपी को उसके फॉस्फेट को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज होती है, जो उपयोग की जाती है। एक अंदाजा देख लेते हैं कि जब एक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो है लगभग 30.5 किलो जूल। इतनी एनर्जी रिलीज होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसके बाद आगे इन्होंने एक डिस्कशन दिया है कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो किस तरह से होता है। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम आगे देखते हैं। जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारे डाइट का मेजर पार्ट है वो जाकर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये ल्यूमेन होता है यानी कि अंदर का पार्ट होता है, यहाँ से ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस वॉल के अक्रॉस डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि बॉडी इनको एब्जॉर्ब करेगी। और इस वॉल के अंदर मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर अभी ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हुआ है डिफ्यूजन के थ्रू, वो इन ब्लड वेसल को लेके कहाँ जाएंगी, सॉरी इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को लेके कहाँ जाएंगी, बॉडी के उन सेल्स तक लेकर या उन टिश्यूज तक लेकर जाएंगे जहाँ पर ग्लूकोज की कमी है ना, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज ज़्यादा है, अभी डाइजेस्ट हुआ है, और इन सेल्स के पास ग्लूकोज की कमी है, तो ये भी एक तरह का डिफ्यूजन वाला ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट करने वाला मैकेनिज्म क्या है, ब्लड के थ्रू। और सपोज ग्लूकोज आ गया इन सेल्स के पास, अब इसका डाइजेशन होना शुरू हो। देखो डाइजेशन होने के क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहली बात तो पहला जो स्टेप होता है डाइजेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, उसके द्वारा ग्लूकोज कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। पहले डाइजेशन के स्टेप को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, दूसरे स्टेप को कहते हैं क्रेब्स साइकिल, और तीसरे स्टेप को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी ईडीएस या ईटीसी इसको कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो है ये कहाँ होता है, ये होगा साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल का जो फ्लूइड वाला पार्ट है उसके अंदर होता है। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। उसको पावर हाउस कहने का ये कारण है कि रेस्पिरेशन के जो 2 मेन स्टेप हैं, सेकंड और थर्ड, जिनमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ये ऑपरेट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसीलिए उसको पावर हाउस कहते हैं। तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द एटीपी दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस। अब क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो इनको हमने लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक डायग्राम बना के देखो, सपोज ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है,
ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है साइटोप्लाज्म। तो जैसे ही ब्लड वेसल ग्लूकोज लेकर आई और डिफ्यूजन के थ्रू उसने इस सेल को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स दे दिए। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जैसे ही साइटोप्लाज्म में एंटर करेंगे, इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन यानी कि डाइजेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो कि पहला स्टेप है, जिसको ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस का शाब्दिक अर्थ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही होता है। ग्लाइको मीन्स शुगर, ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, ठीक है। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया। ये जो ब्रेकडाउन होता है यानी कि ग्लाइकोलिसिस, ये 9 स्टेप लंबा प्रोसेस है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं इसके आगे लिख देता हूं, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि अगर सेल के आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो भी ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है। जिन सेल्स के आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे कि ऐसे बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के पनपते हैं, एनेरोबिक बैक्टीरिया, या फिर यीस्ट, है ना, या फिर हमारी मसल्स भी कई बार उनके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब उनके अंदर क्या ऑपरेट होगा, ग्लाइकोलिसिस। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तभी ऑपरेट होते हैं जबकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यानी कि आगे के स्टेप होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ये वाला जो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंस में भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इसके लिए जरूरत नहीं। लेकिन क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिर्फ तभी होंगे जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, एब्सेंस में नहीं होगा। ये इसमें डिफरेंस है। तो 2 तरह के रेस्पिरेशन जो बुक में दिए हुए हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनेरोबिक रेस्पिरेशन, वो असल में यही है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये वाला रेस्पिरेशन होगा, सिर्फ इतना ना, ऑक्सीजन अगर एब्सेंट होगी, और अगर प्रेजेंट होगी तो तीनों स्टेप कंप्लीट होंगे। अब सपोज करो कि हमने बैक्टीरियल सेल्स देखे, बैक्टीरियल सेल्स में जो ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं होते, तो उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो किस तरह का होगा, उनके अंदर सिर्फ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा क्योंकि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। ग्लाइकोलिसिस जो हमने पढ़ा है, इसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं। इससे जो मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम होता है पिरुवेट या फिर पिरुविक एसिड, ठीक है। ये 3 कार्बन का होता है। अब एक 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से 3 कार्बन वाले बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े कि इसके बाद इसका क्या होता है, अब ये जो पिरुविक एसिड या पिरुवेट है, इससे दूसरा मॉलिक्यूल बनता है। ये सारे रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में ही हो रहे हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो पिरुवेट से आगे क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए नाम का जो मॉलिक्यूल होता है, ये आगे क्रेब्स साइकिल में एंटर करने से पहले बनता है, ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए किसमें एंटर करेगा, जहां तक हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल के। क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर कर जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये अंदर लिक्विड वाला पार्ट है, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर होता है क्या, सेकंड पार्ट, जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके आगे क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या ऑपरेट हो रहा है, सेकंड क्रेब्स साइकिल ऑपरेट हो रहा है मैट्रिक्स। फिर आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ ऑपरेट होता है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, यहाँ पर ऑपरेट होता है। अभी 10th क्लास के लेवल पर हमारे लिए इतना समझना ही आवश्यक है कि कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन का एरोबिक होता है, कौन सा एनेरोबिक होता है, कौन सा साइटोप्लाज्म में होता है, कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कौन सा मैट्रिक्स में होता है, कौन सा इनर मेम्ब्रेन पर होता है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देखो ये वाला जो प्रोसेस होता है, ग्लूकोज से पिरुवेट या पिरुविक एसिड बनेगा, इसमें हमारे पास जितनी एटीपी बनती है
उसमें गेन यानी कि लाभ 2 ATP का होता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पे 2 ATP का गेन यानी कि लाभ होता है। ठीक है, लाभ की बात मैंने इसीलिए कही क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में भी ATP की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम अब ये बताएंगे कि सपोज करो कि एसिटाइल ये फ्लूइड जो है आगे की कंडीशन ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तब तो सेकंड और थर्ड रिएक्शन कंप्लीट होगा, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है सेल के पास तब क्या होगा? अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती यानी एनारोबिक कंडीशन से तब क्या होगा? जैसे कि यीस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म है वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के दौरान क्या बनता है? जैसे कि इथेनॉल। इथेनॉल जो है अल्कोहल है, इसीलिए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं या फिर बेकरी इंडस्ट्री है उसमें फर्मेंटेशन वाले रिएक्शन का ही रोल होता है। ठीक है, ईस्ट, कई बार ईस्ट को क्या कहते हैं? ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं। ब्रूअर यानी कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में जो ईस्ट यूज होती है जिसमें अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनते हैं उस ईस्ट के फॉर्म को कहते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। इसके अलावा बेकरी इंडस्ट्री में जो ईस्ट यूज होती है उसे कहते हैं बेकर्स ईस्ट। बेकर्स, ये ईस्ट के 2 फॉर्म। इसके अलावा हमारी जो मसल्स होती हैं स्केलेटल मसल्स, अगर हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम लगातार उनसे मसल से काम लेते रहते हैं तो एक समय के बाद हमारी मसल्स में पेन होने लगता है। पेन होने का कारण ये है कि उसमें ऑक्सीजन की जब एब्सेंस होगी तब उसमें एक स्पेशल तरह का रेस्पिरेशन होगा जिसको कहते हैं फर्मेंटेशन। यानी कि हमारी मसल्स में भी फर्मेंटेशन होता है और उसकी वजह से एक एसिड बनता है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। अगर कोई हमसे पूछे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होता है तो हम क्या कहेंगे? हमारी स्केलेटल मसल्स में। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होता है? वो होता है ईस्ट में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके आगे। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में अभी अभी हमने देखा। अगर ग्लूकोज से फ्लूइड बन रहा था लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो तो ये वाला जो प्रोसेस है इससे आगे क्या बनेगा? नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि रेस्पिरेशन से ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होगा तो क्या बनना चाहिए? CO2 और वाटर बनना चाहिए क्योंकि नॉर्मल रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है। लेकिन ये तभी होगा जबकि 2 सेकेंड और थर्ड स्टेप भी कंप्लीट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यानी कि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तब क्या होगा? तब या तो लैक्टिक एसिड बनेगा जैसे कि हमारी मसल्स में बनता है, या फिर अल्कोहल बनेगा जैसे कि ईस्ट बनाती है। ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाएंगे? ये एनारोबिक है यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में है। इसी को फर्मेंटेशन भी कहते हैं, एनारोबिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके आगे। इन्होंने इसके लिए टर्म दिए जो हमारी मसल्स में विगरस पेन होता है उसको कहते हैं क्रैम्प्स, CRAMPS। देखो तुम्हारी बुक में इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही एक एक्टिविटी दी है जिसमें ये बताया है कि एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है कि लाइम वाटर के अंदर एयर को वो कर रहा है, पुश कर रहा है, और एयर को जो वो ब्रीथ कर रहा है उसमें CO2 होती है। लाइम वाटर को जो CO2 होती है वो मिल्की कर देती है, जो CO2 का टेस्ट है। तो इसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि जो एयर हम ब्रीद आउट करते हैं वो असल में CO2 रिच होती है जो मिल्की कर देती है किसको? लाइम वाटर को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस है कि एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होती है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स में जिनके पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होगी? जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है, या फिर कुछ फंजाई,
या फिर जर्मिनेटिंग सीड जिनके पास ऑक्सीजन कम है, या फिर हमारे एनिमल टिश्यूज में जैसे कि मसल्स का भी एग्जांपल दिया था। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं यूज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है सबस्ट्रेट का यानी कि फूड का, एनारोबिक में नहीं होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होने की वजह से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी के मॉलिक्यूल CO2 और वाटर बनते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, अल्कोहल बनता है, लैक्टिक एसिड बन सकता है और कुछ CO2 बनती है, यानी कंप्लीटली वो ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन का आज हमने जो देखा ये एक ओवरव्यू था। अगली बार जो हम पढ़ेंगे वो होगा कि प्लांट्स में और एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। थैंक यू।